नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुकेंगे होंगे कि हम इतिहास को लेकर आए हैं। हम जनरली धीरे धीरे एक ऐसी ऐसी चीज़ें ही आपको देते रहेंगे। हम धीरे धीरे एक एक चीज़ करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे आपके एग्ज़ाम आते आते। जैसे कि आज हमने यह इतिहास का भारतीय इतिहास के लेखन में विद्वानों की भूमिका क्या होती है ये लेकर हैं। हमारे कहने का पहले आप मेरी बात एक अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपको कहा गया है कि जनरल पेपर, हम एक जनरल पेपर के लिए पढ़ा रहे हैं, जनरल टेस्ट के लिए पढ़ा रहे हैं। जनरल टेस्ट में जो इतिहास में जनरल की तरह व्यवहार किया जाता है, उन फैक्ट को, उन डाटा को, उन कंसेप्ट को जो जनरल की तरह व्यवहार किया जाता है, हम उसी को ही लेंगे। हम यहाँ पर आपको विद्वता सिद्ध करने के लिए नहीं आएंगे कि देखिए हम कितने विद्वान, हम कितनी चीज़ जानते हैं। आपके जो पेपर में है, जो सीयूटी के पेपर में वो जनरल टेस्ट उन्हें कह दिया तो वो जनरल टेस्ट ही पूछेंगे। देखिए जो मैं यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, जो मैं डाटा और फैक्ट लेकर आया हूँ, इनके साथ जनरल नॉलेज की तरह ये व्यवहार किया जाता है। ठीक है, जनरल नॉलेज की ही तरह व्यवहार किया जाता है, तो मैं इसे लेकर आया हूँ। और जब भारतविद, राष्ट्रविद और साम्राज्यवादी इतिहास और कम्युनिज्म इतिहास, इन सब के चक्कर में अभी आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो जनरल चीजें हैं वही आपको देखना है। ठीक है, हम देखते हैं क्या हमको लेखन के कला में आप कई तरीके से बांट सकते हैं। आप देखिए भारतीयविद क्या कह रहे होंगे, राष्ट्रवादी क्या करेंगे, साम्राज्यवादी क्या कर रहे होंगे, कम्युनिज्म क्या कर रहा होगा, ये सब अपना अलग विषय है। वो हिस्ट्री के जो डोमेन के छात्र हैं वो उनके लिए है। तो हम यहाँ पर आते हैं ज़्यादा बकवास करके ना। अब देखिए जो मेरे पास ये जो सारे डाटा आपको दिख रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं जनरल नॉलेज की तरह पूछी जाती हैं, तो हम इसे जनरल नॉलेज की ही तरह प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं जो भारत विद के इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं, वो कौन कौन है। ठीक है, और फिर देखेंगे राष्ट्रवादी, देखेंगे फिर साम्राज्यवादी, देखेंगे, हम कम्युनिस्टी को नहीं देखेंगे। ठीक है सॉरी सॉरी। देखिए पहले भारत विद में विलियम जोन्स का नाम सर्वोपरि आता है। किसका नाम? विलियम जोन्स का। कहीं कहीं जांस भी लिखे मिलता है, कहीं कहीं जांस भी लिखा मिलता है, तो आप उसे देखकर ना घबराएं। ठीक है, विलियम जोन्स का योगदान क्या है? इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और इसे बहुत ही जनरल नॉलेज की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की। अब यहाँ पर डेट का मसला है, आप याद रखें या ना रखें, जनरली हमको नहीं लगता कि कोई डेट पूछेगा, लेकिन इसकी डेट आप याद रख सकते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको ये भी बता दूं कि आपको कौन सा डेट याद रखना चाहिए, कौन सा जरूरी नहीं है, इसका रख लेना चाहिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। ठीक है, इसके बाद आता है इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करके किया गया, इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का और गीत गोविंद का, जिसे जयदेव ने लिखा है। ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेट है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और मनुस्मृति, मनुस्मृति का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, गीत गोविंद, मनुस्मृति का क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, किसने? विलियम जोन्स ने। जोन्स गलत है, फिर भी कहीं कहीं प्रयोग हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज आगे आते हैं, जो नाथनियल हॉलहेड हैं, इन्होंने भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में करने में मदद की थी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक कोड ऑफ जेनेटोला, ये जी है, जेनेटोला की बुक लिखी, जो भारत के कानूनों पर जनरली होता था। ठीक है, ये जानना जरूरी नहीं कि इसमें क्या है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इन्होंने एक कोड ऑफ जेनेटोला लिखी। किस वर्ष में लिखी? 1776 में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं भी नाथनियल हॉलहेड को मनुस्मृति को अनुवादक के रूप में देखा जाता है, जो एक फैक्चुअल गलती है। ठीक है, ऐसा
जो कंसेप्चुअली पढ़ाई करता है तो वो जैसे कि ऐसा एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल में इन्होंने मदद की, तो उसके अनुमान पे ये निकाल लेता है कि इन्होंने ही मनुस्मृति का अनुवाद किया होगा। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति को जनरली क्या है भारत के प्राचीन इतिहास में या फिर इनके कानून के तौर पे इस मनुस्मृति की बुक को देखा जाता था, इसलिए ये लोग अनुमान निकाल लेते हैं, लेकिन इनका अनुवाद सीधा कोई संबंध नहीं है मनुस्मृति से। ठीक है, इसके बाद आते हैं भारत बिल में चार्ल्स विलिकिंस, इन्होंने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया। ठीक है, और ये किस वर्ष में किया यह बिल्कुल जानना जरूरी नहीं है। इसके बाद आते हैं मैक्स मुलर, जिन्होंने वेदों का सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के रूप में इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम दिया, जिसमें वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किया। अगर ऐसा पूछा जाए कि वेदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया तो आप लगाएंगे मैक्स मुलर, लेकिन चारों पे जो वेद है उनकी अनुवाद करने वाले अलग अलग स्कॉलर हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्पेसिफिक नाम लेके पूछा जाएगा तो मैक्स मुलर नहीं रहेंगे, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा इतना, क्योंकि ये जनरल नॉलेज में वो नहीं आता कि हर वेद का किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, आपको भारत विद के इतिहासकारों में इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकारों में। राष्ट्रवादी इतिहासकारों में पहले हैं पीबी काणे, जिनका नाम है पांडुरंग बामन काणे। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक की रचना की। किस वर्ष में की जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, केवल किसकी रचना की, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की। किसने? पीबी काणे ने। ठीक है, इसके बाद आते हैं केपी जायसवाल, इनका पूरा नाम जानना जरूरी नहीं है, केवल आता है केपी जायसवाल। आप पूरे नाम के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो जनरली प्रयोग होता है वही टीचर पूछते हैं, वही पेपर में आता भी है। ठीक है, अगर केपी जायसवाल का प्रयोग सभी लोग करते हैं तो भी यही पूछेंगे कि केपी जायसवाल ने क्या लिखा, या हिंदू पार्टी जो है की रचना किसने की, तो केपी जायसवाल ने की। ठीक है, इसके बाद आते हैं हेमचंद्र राय चौधरी, जिन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया की रचना की। ये भी एक जनरल नॉलेज की तरफ प्रयोग किया जाता है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया के रचयिता कौन है, या लेखक के कौन है, या स्कॉलर कौन है, तो कौन है? हेमचंद्र राय चौधरी है। इसके बाद आते हैं नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने दक्षिण भारत का इतिहास लिखा। ठीक है, क्या लिखा? दक्षिण भारत का इतिहास लिखा। किसने? नीलकंठ शास्त्री ने। यह भी जनरल नॉलेज की तरफ प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आए लेवलियन बासम, इन्होंने अद्भुत भारत की रचना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्भुत भारत की रचना किसने की थी? लेवलियन बासम ने। ठीक है, इसने बासम की। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं ये जो सबसे जरूरी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके CUT पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विसेंट आर्थर स्मिथ ने क्या किया था? सुनियोजित इतिहास लिखा था, जिसका उन्होंने नाम दिया अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या दिया था? सॉरी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। ठीक है, अब जो जेम्स मिल का इतिहास में एक थोड़ा विवादित बना दिए थे इतिहास को जेम्स मिल ने, साम्राज्यवादी इतिहास थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह दिखाने की कोशिश की। अब जब थियोरी पढ़ेंगे, अगर थियोरी पढ़ते तो मैं बताता, लेकिन यहाँ थियोरी को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आगे जब आएगा तो देखा जाएगा। जेम्स मिल ने, इन्होंने इतिहास को 3 काल में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को प्राचीन इतिहास का, मुस्लिम इतिहासकार को मध्यकालीन इतिहास का, आधुनिक इतिहास को, जो ब्रिटिश काल का इतिहास है उन्होंने उसे आधुनिक काल का है। ठीक है, ये चीजें आपको सारी जाननी चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से, CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप भारतीय इतिहासकारों में इतना ही को ध्यान रखेंगे। जब आगे की पुस्तक आएगी, जो पुस्तक विशेष होगी, धर्म विशेष होगा, हम वहाँ उसकी पुस्तक की चर्चा करेंगे, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा। यहाँ पे केवल इतना ही चीजें। तो धन्यवाद।